जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जंग पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगभग 2 हफ्ते से चल रहा है और अब यूक्रेन का हालात बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है। और एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया की अटैक से यूक्रेन के बहुत सारे सिटी का हालात सीरिया और इराक जैसा हो गया है। लेकिन अभी भी रूस की अटैक कम नहीं हुआ है। हालांकि आज कुछ मीडिया रिपोर्ट आया था, कुछ सिटी में कुछ घंटों के लिए रसिया अपना जो ऑपरेशन है रोका था ताकि उस एरिया में जो दूसरे देशों के लोग हैं वो बाहर निकल पाए। लेकिन ये अटैक और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आप सब जानते हो पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे देश की जो लीडर है वो रसिया और यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अचानक रसिया विजिट पे गए थे और रसिया विजिट के बाद वो जेलेंस्की के साथ भी बातचीत की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक ही दिन में पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत किए, फिर जो हमारा पुतिन साहब है उनके साथ भी बातचीत किए। तकरीबन दोनों लीडरों के साथ 1.5 घंटे के करीब बातचीत हुआ। अब मीडिया में या फिर बहुत सारे दोस्तों का सवाल है, क्या भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है रसिया और यूक्रेन के बीच जंग को बंद करने के लिए, या फिर एक नेगोशिएशन में ये दोनों देशों को क्या भारत ला सकता है? क्या ये जो विवाद चल रहा है उसे भारत रोक सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ मैं भारत के साथ इजराइल को भी ऐड कर दिया हूं और अब मैं आज आपको बताऊंगा क्या इंडिया और इजराइल ये दोनों देश मिलकर रसिया और यूक्रेन के में जो जंग चल रहा है क्या उसे रोक पाएंगे, या फिर ये दोनों देश कोशिश तो कर रहे हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। पहले हम इजराइल के ऊपर आते हैं। देखिए, आप सब जानते हो जब इजराइल के नाम सुनते हो तो आपके मन में आता है कि नहीं, इजराइल के पीछे तो अमेरिका, यूरोप के कंट्री साथ है, तो इजराइल अब रसिया के साथ क्यों देगा? क्यों इजराइल चाहेगा कि नहीं रसिया यूक्रेन के बीच जंग कम हो जाए? तो इससे इजराइल को क्या फायदा होगा? अगर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के जो बड़े बड़े देश है वो ये जंग को रोक नहीं पाए या फिर वो हालात नहीं बना पाए कि दोनों देश बैठकर शांति कर पाए, तो इजराइल कैसे ये काम कर पाएगा और इससे इजराइल को क्या फायदा होगा? देखिए, इजराइल ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो बात का सवाल है। लेकिन इजराइल रसिया के साथ जितना भी बातचीत करता है, नेगोशिएशन करता है, उससे इजराइल को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि रसिया भी इजराइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको हिस्ट्री में जाऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल ने पहले कोशिश की थी वो अमेरिका के कैंप के ना जाकर रसिया के कैंप या फिर तब जो सोवियत यूनियन का कैंप था वहां जाए। लेकिन अब अगर आप देखोगे तब सोवियत यूनियन के कैंप में बहुत सारे मुस्लिम देश थे जो इजराइल के दुश्मन थे, तो बाद में ज्यादा देर तक उनका दोस्ती नहीं रहा और ये अमेरिका या फिर ब्रिटेन के कैंप में इजराइल चला है। अब अगर आप देखोगे, सीरिया से लेकर ईरान और बहुत सारे एरिया में इजराइल को रसिया की साथ जरूरत है। अगर रसिया उसके थोड़ा मदद करता है तो इजराइल को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम सीरिया से शुरुआत करें तो ये रहा, आप देख सकते हो इजराइल, और ये रहा सीरिया। और सीरिया इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है और आप जानते हो सीरिया को अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर बशर अल असद जो है उनको अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है वो है रसिया। और बहुत बार जब इजराइल के एयरफोर्स जाकर सीरिया के ऊपर अटैक करते हैं तो रसिया के आर्मी को पता होता है और रसिया के आर्मी उतना लेवल पर बड़ा एक्शन भी नहीं लेता है। अगर आप देखोगे तो 1 महीने पहले ज्यादा न्यूज चला था कि इजराइल की F-16 जाकर सीरिया में अटैक कर दिए ईरान के जो ठिकाने थे, लेकिन रसिया का S-400 कुछ किलोमीटर दूर था लेकिन वो कुछ भी एक्शन नहीं लिए। जबकि अगर आप रसिया यूक्रेन जंग देखोगे तो रसिया का S-400 तकरीबन 150 किलोमीटर दूर कीव में सुखोई 27 को मार दिए, लेकिन 2-3 किलोमीटर दूर अटैक हो गया। लेकिन सीरिया में जो S-400 तैनात थे वो बिल्कुल भी इजराइल के खिलाफ काम नहीं किए। तो इस वजह से ये दोनों देशों का बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप देखोगे यूक्रेन में, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो एक तरीके से यहूदी है और बड़ी बात है कि यूक्रेन में 2 से 3 लाख यहूदी लोग रहते हैं। तो शायद हो सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी हो, तो इजराइल ने ये ऑफर किया होगा रसिया को कि वो जेलेंस्की को मना लेंगे जो भी रसिया कंडीशन रख रहा है। अगर जेलेंस्की राजी हो जाता है तो इजराइल का भी कुछ कंडीशन रहेगा कि नहीं, सीरिया में और ईरान के खिलाफ इजराइल को मदद चाहिए और रसिया उस एरिया में मदद करे। जैसे मैंने आपको सीरिया का एक एग्जांपल दे दिया। अगर हम ईरान की बात करें तो आप सब जानते हो ईरान भी इजराइल का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। हालांकि 1960-70 तक ये दोनों देश इतने ज्यादा दुश्मन थे नहीं, लेकिन अब अगर ईरान को कोई बड़े देश प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, वो है चीन और रसिया। रसिया से ज्यादा मिलिट्री तौर पर ईरान को मदद मिल रहा है। अगर आप सब जानते हो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर भी ज्यादा अटैक करता है,
तो उस एरिया में भी इजराइल चाहता है कि ईरान अब जो न्यूक्लियर बातचीत चल रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर, उस एरिया में रसिया ऐसा कुछ रोल निभाए जो इजराइल के खिलाफ ज्यादा ना जाए। तो इजराइल को बहुत सारे फायदा होंगे। इसके साथ साथ जब बेंजामिन नेतन्याहू थे तो उनके टाइम में अमेरिका के साथ भी या फिर अमेरिका का डीप स्टेट के साथ भी इजराइल का रिलेशन थोड़ा खराब हुआ था। अब ऐसा करके इजराइल एक तरीके से अमेरिका को भी नाराज ज्यादा नहीं कर रहा है। तो इसमें विन विन सिचुएशन इजराइल को है। और बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल की वजह से ये जंग रुक जाएगा? देखिए, वो होना मुश्किल है, क्योंकि अब पुतिन जो चाहते हैं यूक्रेन में हो, जब तक वो चीज नहीं होगा, अब ये जंग इतना आगे खींच चुका है, वो बिल्कुल रुकेंगे नहीं। लेकिन इजराइल के पास एक ऑप्शन है। पुतिन जो चाहते हैं जो यूक्रेन में, या फिर वो जेलेंस्की के सामने जो कंडीशन रख रहे हैं, इजराइल के पास एक तरीके से आप कह सकते हो ऑप्शन है, वो उसको जेलेंस्की को मना पाए, क्योंकि एक तरीके से वो यहूदी है। अब आता हूं मैं भारत की तरफ। क्या भारत ऐसा कुछ रोल निभा सकता है जिससे यूक्रेन में रसिया और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास उतना ज्यादा ऑप्शन है नहीं। देखिए, अगर आप दोनों देशों के बीच मीडिएट करना चाहते हो, या फिर दोनों देशों को चाहते हो कि वो बैठकर बातचीत करें, तो सबसे बड़ा स्टेप ये होना चाहिए कि आपका वैल्यू या फिर आपका जो इंपोर्टेंस है वो दोनों देशों से ऊपर हो, ताकि वो देश आपकी बात को मानेंगे। अगर आप देखोगे ये सिचुएशन में, ठीक है, यूक्रेन भारत की कंपेयर में छोटा देश है, लेकिन रसिया बहुत बड़ा देश है मिलिट्री लेवल पर भारत की कंपेयर में। इसके साथ साथ रसिया का डिपेंडेंस हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा है नहीं। हम रसिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं हथियार को लेकर, क्योंकि अभी भी 40 से 45% हथियार हम रसिया से खरीद रहे हैं। अगर हम रसिया को मनाएंगे भी कि आप यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करें, तो बदले में रसिया को भी कुछ चाहिए। अगर रसिया ये कुछ तो सोचकर वो यूक्रेन को अटैक किया है, तो अगर वो चीज 100% उसे नहीं मिल रहा है, तो कम से कम तो कुछ तो चीज मिले जिससे वो ये जंग को रोक दे। क्या भारत के पास ऐसा कोई सिचुएशन है, या फिर भारत के पास ऐसा कुछ ऑफर है वो रसिया को वो दे सकता है और बदले में कह सकते हैं नहीं आप जंग मत करो, या फिर आप दोनों शांति करो? क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारा जो सिस्टम का सोच है, हर देश का वो उस तरीके का सोच नहीं है। मैं एक तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, हमारा पॉलिटिकल सोच बिल्कुल नपुंसक है। इसी वजह से एक पीओ के चला गया 60-70 साल से, और एक सीओ के चला गया, अब तक हम उसे वापस नहीं ला पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर देश उस टाइप का सोच रखता होगा। अब रसिया को भारत कुछ भी करके ये जंग को रोकने के लिए बोल नहीं सकता है, क्योंकि रसिया का बिल्कुल मूड है कि वो यूक्रेन को इस तरीके के हालात में लाए, आगे जाकर यूक्रेन कभी भी मिलिट्री तौर पर रसिया के लिए खतरा ना बने। और अब देखोगे तो हमें ज्यादा रसिया को जरूरत है। हाँ ठीक है, रसिया को भी हमारी जरूरत है, क्योंकि हम हथियार खरीदेंगे तो उसको भी मदद मिलेगा। लेकिन ज्यादा जरूरत अगर किसी को अभी है, या फिर हम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर कोई देश ज्यादा है, तो वो भारत है। तो फिर अगर आप कहोगे अगर भारत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर भारत फोन पर बातचीत क्यों किया? देखिए, ये एक तरीके से जो वेस्टर्न कंट्री है या फिर यूक्रेन खुद है, वो भारत के टांग खींचने की काम कर रहे थे। भारत इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, क्यों भारत इस पर ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है? दुनिया में इतने बड़े बड़े देश रशिया के अगेंस्ट गए, भारत क्यों नहीं गया? एक तो अमेरिका आप ले लो, इराक से लेकर सीरिया, अफगानिस्तान, कितने सारे देशों को बर्बाद कर दिया डेमोक्रेसी के नाम पर। लेकिन अब रसिया एक तरीके से जो काम कर रहे हैं, ये लोग उसे विरोध कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भारत भी अपना इंटरेस्ट को सब कुछ पीछे छोड़कर बर्बाद रसिया को क्रिटिसाइज करे, जो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि पहले अगर हमारी जो कंडीशन खराब था, तब अगर कोई देश हमारे साथ था, वो था सोवियत यूनियन या फिर रसिया। ठीक है, अमेरिका के साथ भी हमारा अलग इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देश जो कहेंगे हम आंख बंद कर वो स्टेप को फॉलो करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, इंडिया और इजराइल कोशिश तो कर रहे हैं ये जंग को खत्म करने के लिए, लेकिन दोनों देशों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। रसिया जो भी चाहेगा वो करेगा, क्योंकि उसे यूक्रेन को बिल्कुल घुटने पर लाना है। हाँ, इजराइल कुछ ऑफर कर सकता है, लेकिन भारत के पास ऐसा कुछ भी कहने के लिए या फिर कुछ भी ऐसा कार्ड नहीं है जो वो भारत प्ले करके ये जंग को रोक पाए। हालांकि मीडिया में तो टीआरपी के लिए बहुत कुछ कहा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं। हाँ, अभी यूपी इलेक्शन के कारण 2-3 दिन आपको रसिया यूक्रेन का जो चल रहा था वर्ल्ड वॉर 3 का लाइव टेलीकास्ट, वो शायद देखने को ना मिले। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।